जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं सत्र 2022-23 विषय विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 40 क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे साथियों। उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी। और साथियों, ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपके जो विज्ञान का चैप्टर है कक्षा 10 का जैव प्रक्रम उससे लिए गए हैं साथियों। और आपको मैं समझा दूं कि ये चैप्टर है जो परीक्षा में 7 नंबर का आएगा साथियों, यानी कि 7 नंबर का आपका ये चैप्टर रहेगा जैव प्रक्रम। जिसमें से साथियों आपकी जो परसेंटेज बताऊं तो इसमें से आपकी 8.75 यानी कि 8.75% बनाएगा ये आपके रिजल्ट में। ठीक है साथियों, तो विज्ञान विषय में 8.75% आपको देने वाला है ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। बहुत से क्वेश्चन आज मैं सोल्व कराऊंगा, लगभग 40 क्वेश्चन, जिसमें आपका ये पार्ट ही कवर हो जाएगा। अगर आपका ये पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप इन वीडियो को देखें और प्रश्नों को देखें कि हाँ ये मैंने पढ़ा है कि नहीं। क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है, अगर आपने पूरा पार्ट भी सही से कर लिया तब भी जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है साथियों जिसका जवाब हम नहीं दे पाते, इसलिए हमें बोर्ड के क्वेश्चनों को भी सोल्व करते रहना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले वर्ष के एग्जाम पेपरों से, मॉडल प्रश्न पत्रों से, इनसे काफ़ी मेहनत करके साथियों आपके लिए इकट्ठा किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पीडीएफ है साथियों 40 क्वेश्चन का आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, इसलिए आप इसकी टेंशन न करें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है साथियों। सभी 40 प्रश्नों के आज हम इस वीडियो में उत्तर करेंगे और जानेंगे कि इसका उत्तर कैसे आया, यानी समझेंगे भी साथियों। ओके ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर लिखा है साथियों मैंने बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। पार्ट 6 जैव प्रक्रम में बताई दिया 7 नंबर का होता है, परसेंटेज 8.75 देगा आपके ये विज्ञान विषय में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है साथियों, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। लेकिन उससे पहले साथियों आप वीडियो देख ले, क्योंकि आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 साथियों में बोल रहा है, जो कि मॉडल पेपर में पूछा गया है, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है साथियों, तो यहाँ पे फेफड़े जो वर्ड आ गया इससे समझ जाइए साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा श्वसन। श्वसन तंत्र का भाग है साथियों। कौन से तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है फुफ्फुस फेफड़े। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे श्वसन। ओके ठीक है साथियों, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो आपको बहुत से पादप हार्मोन के नाम पता हो तो आप इसमें 1 नंबर का प्रश्न है तो एक पादप हार्मोन का नाम लिख देंगे आप, जो आपका हो जाएगा ऑक्सीन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑक्सीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो, इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखें। ऑक्सीन हो जाएगा इसका। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य। तो सभी को पता होगा, अधिकतर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। कौन सा? HCl अम्ल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके कार्य की बात करें तो इसके कार्य में आप लिख देंगे साथियों, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। सेकेंड लिख देंगे कठोर उत्तकों को घोलना। ठीक है ना, 2 चीजें पूछी तो समझ जाइए 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये एग्जाम में अगर आया तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी पहले तो मानव उत्सर्जन हमें बताना है कि किसे कहते हैं, फिर उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। तो साथ ही आप स्क्रीन पे देखें, तो आप इसमें लिखेंगे उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों एवं अतिरिक्त लवणों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। बहुत ही सिंपल और सटीक परिभाषा है कि जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ है और कोई लवण, उन्हें क्या है त्यागना है ना, शरीर से बाहर निकालना है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चित्र की बात करूं साथियों तो आप स्क्रीन पे चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे। ठीक है, चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसका भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे कि ये चित्र हमें कैसे बनाए, ट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है मानव में अपोहन यानी डायलिसिस क्रिया को समझाइए। अपोहन आ जाइए, डायलिसिस आए, मतलब एक ही होता है, इस क्रिया को हमें समझाना है। तो आप इसमें लिखेंगे जटिल व अघुलनशील भोजन के विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल व विसरणशील अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। पाचन तंत्र का चित्र आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे। ओके ठीक है, देखो कितने आराम से हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है भोजन के पाचन लार का एक कार्य लिखिए। ये भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें लिखेंगे लार एक क्षारीय तरल होता है। लार क्या होता है? एक क्षारीय तरल होता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है साथियों, इतना आप लिख देंगे। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जाइलम तथा फ्लोएम में वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम और फ्लोएम है, उसके वहन में क्या अंतर है? तो आप इसमें लिखेंगे जाइलम तो क्या करता है साथियों, सबसे पहले जाइलम का लिखेंगे, मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है। क्या करता है जाइलम? मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है। और फ्लोएम की बात करें तो प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। यानी कि जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, उसका वहन यानी पूरे पेड़ पौधों में कौन करता है? फ्लोएम करता है। ओके ठीक है, तो आप इनके कार्य बता देंगे तो ये इनके अंतर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो साथियों एक तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक चित्र बताता हूँ कि बुक का इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ओके। और इसको मैं समझाऊं साथियों, मान लीजिए कोई अमीबा का इस प्रकार का चित्र है। ये अमीबा क्या होता है साथियों, धीरे धीरे इसमें द्विविखंडन होने लगता है, यानी ये इस प्रकार से फैलने लगती है। पहले इतनी फैलेगी, फिर साथियों इतनी फैलेगी, और फिर कुछ ज़्यादा ही फैलेगी, और फिर क्या फैल कर दो भागों में इस प्रकार से टूट जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी? द्विखंडन विधि होती है अमीबा में। ठीक है, यानी दो भागों में टूट जाना। ओके, इसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की, वह बोल रहा है स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती में अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वपोषी पौधे की परिभाषा। तो आपको इसमें लिखना है वे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है साथियों, कि जो क्लोरोफिल युक्त यानी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और जल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। अब पत्ती के अनुप्रस्थ काट के चित्र की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। ओके, या आप चित्र की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे। ओके, फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो साथियों मैंने अभी आपको स्वपोषी की जो परिभाषा बताई थी, आप उसमें वैसा ही लिख सकते हैं कि पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है साथियों, आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, वह है श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले श्वसन तंत्र आपको बताना है, पहले श्वसन की आपको इसमें परिभाषा लिखनी है कि श्वसन क्या होता है। तो आप इसमें श्वसन की परिभाषा लिखेंगे, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। क्या है सिंपल सी परिभाषा? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। और श्वसन तंत्र के चित्र की बात करें तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार का आपका चित्र बन जाएगा श्वसन तंत्र का। ओके ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है, वह बोल रहा है यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है जो कि हमें बुक में लिखा तो होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते कि ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है, इसमें आप सिंपल सा लिख देंगे, मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी साथियों क्रिया, तो आदमी एकदम मृत हो जाएगा। ओके ठीक है, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन था, अगर ये पता नहीं होता आपको तो आपका आंसर गलत हो जाता, इसलिए आप वीडियो पर बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वो बोल रहा है रंध्र किसे कहते हैं? इनके खुलने एवं बंद होने की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इसमें लिखेंगे पर्ण की अधिचर्म पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की जो साथियों अधिचर्म यानी ऊपर की जो खाल है साथियों पत्ती की, उन पर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। और रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया का आप चित्र स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट तो है क्या साथियों खुलने का, और सेकंड है बंद होने का। इस प्रकार का चित्र बनेगा जो आपको एग्जाम में बना देना है अगर पूछे तो। ठीक है साथियों, ओके। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, वह बोल रहा है तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, नाम लिखते नंबर मिलेंगे, जिसको पता है मिल जाएंगे, जिसको नहीं पता है उसके माइनस हो जाएंगे। इसलिए आपको इसमें याद रखना है कि तरल संयोजी ऊतक रक्त को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? रक्त को। अगर आप इसमें रक्त लिख देंगे तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? इसमें रक्त लिखना है। ठीक है साथियों, रक्त आप इसमें लिख देंगे। ओके, ब्लड। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, वह बोल रहा है मानव हृदय की लंबवत काट कर नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, इसमें केवल चित्र बनाना है हृदय का। तो स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ इस प्रकार का चित्र है, जो कि आपने पहले भी बहुत बार बनाया होगा। छोटी छोटी क्लासों में ये बहुत बार दे भी दिया गया है, इसलिए आपको हृदय का इस प्रकार का चित्र बना लेना है और इसके नाम लिख देने। ओके, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वह बोल रहा है पौधे के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पौधे के अगर जाइलम को निकाल दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा पौधे पर। तो आप इसमें लिखेंगे चूंकि जाइलम एक संवहन ऊतक है, इसे निकाल देने पर पादप में जल तथा खनिज लवण का संवहन नहीं होगा और पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जाइलम क्या काम करता है? जल एवं खनिज का वहन करता है। अगर उसे निकाल देंगे तो जल और खनिज का वहन ही नहीं होगा, तो क्या होगा? पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा में पोषण विधि को समझाइए तथा इस विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इसमें लिखना है अमीबा में पोषण। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध यानी कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य से विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी है, 1-2 बार पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ से भोजन ग्रहण करता है और किस प्रकार से विभाजन होकर टूट जाता है। इस प्रकार का आप चित्र भी बना देंगे, जो मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वह बोल रहा है एंजाइम क्या होता है। यानी एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा। आप इसमें लिख देंगे एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपने जो केमिकल वाले पार्ट थे, पार्ट 1-2, उनमें भी आपने पढ़ा था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं। तो एंजाइम भी क्या है? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया आपको बतानी है, तो आप इसमें लिख देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। पौधे की सतह से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है। तो आप इसमें लिखेंगे रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य द्वार कोशिकाओं का है। इसका है द्वार कोशिकाओं का। 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको नंबर मिल जाएंगे। देख लीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 तक हम पहुंच गए हैं। समय लगा नहीं लगा, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, आपका चैप्टर कवर हो रहा है। जिसने पढ़ रखा है उसको लग रहा होगा कि हाँ मुझे कुछ कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। ठीक है, और जिसको ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी है। नहीं आ रहे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार हम रोजाना आपके लिए शाम के टाइम रोजाना आपके लिए लाइव क्लासेस लाएंगे, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि रोजाना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेज, टाइम टेबल, पीडीएफ सभी वहां पर आपको मिल जाएंगे। ओके, आपकी एजुकेशन सामग्री सारी वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वह बोल रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे वायवीय श्वसन में यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन में लिखेंगे यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय में लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। वह बोल रहा है पित्त रस क्या है, वसा के पाचन में इसकी भूमिका बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस को पित्त रस कहते हैं। यह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और वसा के पाचन में इसकी भूमिका में आप लिखेंगे शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये इसका कार्य हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है।
तो आप इसमें लिखेंगे प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तथा वसा से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर समझ लिया। प्रोटीन से तो क्या मिला, प्रोटीन से हमें मिला अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला ग्लूकोज और वसा से क्या मिला, वसा से हमें मिला वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो आप इसमें लिखेंगे मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अतिरिक्त जल की मात्रा अधिक होने पर मूत्र भी अधिक मात्रा में बनता है। ओके, बहुत ही सिंपल आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्रकाणु नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसकी संरचना का चित्र बनाइए। तो आप इसमें लिखेंगे प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्येदन एकक होते हैं। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्येदन एकक होते हैं जिन्हें व्रकाणु नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। और चित्र की बात करें संरचना की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र बनेगा। ओके, इस प्रकार का चित्र बनेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी चित्रों की भी। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है प्लाज्मा किसे कहते हैं, इसका कार्य बताइए। तो प्लाज्मा की परिभाषा लिखते हुए कार्य बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे रुधिर के तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर के तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है। इसमें क्या होती है, रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है। कार्य की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपको एग्जाम में कोई सा भी मिल सकता है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 28 है दीर्घ रोम क्या होते हैं, इनका महत्व बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। ओके, आप इसमें इतना आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर आप इन्हें नोट करते जा रहे हैं साथ के साथ तो बहुत अच्छी बात है। वही तो साथियों आप इस वीडियो को बाद में पॉज कर करके भी इन्हें नोट कर सकते हैं। ओके, आपकी पढ़ाई साथियों आपको करनी होगी रेगुलर, जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न जंतुओं पर क्षुद्रांत की लंबाई किस पर निर्भर करती है। विभिन्न जंतुओं पर क्षुद्रांत की लंबाई है किस पर निर्भर करती है, उदाहरण देके समझाइए। तो आप इसमें लिखेंगे विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है तथा बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। सिंपल सी बात है साथियों, जो भोजन को पचाने में जिनको क्या है अधिक समय लगता है या अधिक टाइम लगता है उनकी क्षुद्रांत बड़ी होती है। जैसे कि घास खाने वाले और मांस का पाचन सरल होता है तो मांस खाने वाले मांसाहारी जीवों की क्षुद्रांत काफ़ी छोटी होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें बोल रहा है परिष्चरण तंत्र किसे कहते हैं। परिष्चरण तंत्र की हमें परिभाषा लिखनी है। तो आप इसमें लिखेंगे मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को रुधिर परिष्चरण तंत्र कहते हैं। ठीक है साथियों, इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, 31 की। वह बोल रहा है श्वसन के प्रकार बताइए। तो आप इसमें लिख देंगे श्वसन दो प्रकार का होता है। वायवीय श्वसन, वह श्वसन प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वायवीय श्वसन कहलाता है। और दूसरा है अवायवीय श्वसन, जिसमें आप लिखेंगे वह श्वसन प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। ओके, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है 32, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो साथियों आप प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए साथियों, क्योंकि जब आप समीकरण को संतुलित करते हैं तो यहाँ पे 6 लग जाता है, इसलिए आप पहले याद करके चलिए। तो आपको लिखना है 6CO2 प्लस, फिर लिखना है 12H2O प्लस 12H2O यानी जल के अणु। उसके बाद आप एरो लगा देंगे, एरो के ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश और नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। फिर आपको ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो लिखना है C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन यानी O2।
इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा। ओके, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कैसे हुआ। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, वह बोल रहा है श्वसन क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है, नाम बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, 2 चरणों में पूर्ण होती है, और 2 चरणों के नाम लिख लेंगे, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, 34 की, यकृत के कार्य लिखिए। तो यकृत के कार्य आप लिखेंगे, यकृत पित्त रस का संश्लेषण करता है, यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, ओके, 2 कार्य आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। तो रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखना है, तो आप इसमें अंतर लिखेंगे, सामान्यतः लाल रंग का होता है, लसिका में लिखेंगे रंग विहीन होता है, और रुधिर का आप लिख देंगे लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीएससी युक्त होता है, और इनमें आरबीसी का अभाव होता है। ओके, इसका भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है, श्रवण तंत्र को समझाइए। 37वां क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर, जो आप लिख सकते हैं। लसिका का भी मैंने बता दिया था साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सा है साथियों, 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आप इसमें लिख देंगे। और साथ ही इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, एटीपी से आप क्या समझते हैं। तो एटीपी क्या है, एटीपी एक प्रकार के ऊर्जा का अणु होता है साथियों। ठीक है, ऊर्जा का अणु होता है, ऊर्जा का अणु होता है साथियों, जो कि हमें ऊर्जा को दर्शाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है साथियों, फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके आंसर तो मैंने बता ही दिए हैं साथियों। और भी कोई पढ़ाई से दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हमारी शाम को क्लास होगी, तो आपको क्लास मिस नहीं करनी है, रोजाना डेली क्लास देखनी है। इसमें आपको विज्ञान, मैथ, सभी के आपकी जो परेशानियां हैं टॉपिक की, लेसन की, सभी आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर आप लाइव क्लासेज लेते जाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे परीक्षा में। ठीक है साथियों, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।